चलिए let's start with the paper. This is May June 2002 पेपर टू. बैक देन वेरिएंस नहीं हुआ करते थे तो सिर्फ पेपर टू है हमारे पास. सही है. तो सबसे पहला क्वेश्चन वो कहता है मेक अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज. मास ऑफ एन एप्पल. अच्छा जी, मास ऑफ एन एप्पल आपके हिसाब से एक एप्पल का मास इन टर्म्स ऑफ केजी कितना हो सकता है? अच्छा, ऐसी एस्टिमेशन किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल आप सबने एप्पल से खरीदे होंगे ना, जब आप एप्पल खरीदने जाते हैं और आप 1 केजी का एप्पल खरीदेंगे तो उसमें आपके पास अगर आप 1 केजी का एप्पल खरीदते हो एवरेज साइज का, तो 5 to 6 जो है उसके अंदर एप्पल पीसेस होते हैं. तो 1 केजी को 5 to 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ऑन एन एवरेज जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 0.2 केजी. ठीक है. 200 grams लाइक एप्पल. नंबर ऑफ जूल्स इन 1 kilowatt hours. ठीक है. अच्छा, वी नो दैट द नंबर ऑफ जूल्स इन 1 kilowatt hour इज 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल्स. अगर इसकी कन्वर्जन देखनी हो तो 1 किलोवाट का मतलब है कि 1000, एंड 1 आवर का मतलब है 3600 सेकेंड्स, जो कि आपके पास जूल्स इक्वल होता है, and that would be 3.6 into 10 power 6. But you can expect such questions in paper 1, not in paper 2. ठीक है. अच्छा, उसके बाद वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इन वैक्यूम, ये हो सकता है वेव्स के पार्ट में आ जाए. तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इन वैक्यूम इज अराउंड 700 नैनोमीटर्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद प्रेशर ड्यू टू द डेप्थ ऑफ 100 मीटर वाटर, 10 मीटर वाटर. अच्छा, ऐसे में रीजनेबल एस्टिमेट जो बनता है, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड का जो फॉर्मूला है रो जी एच, आपने अक्सर क्वेश्चंस में देखा होगा कि वो जनरली ऑन एन एवरेज वाटर की डेंसिटी 1000 लेता है. ठीक है. तो अगर मैं एक एवरेज वैल्यू डेंसिटी की ग्रेविटी की वैल्यू 10 दूँ और डेप्थ 10 दूँ, तो ये मेरे पास 1 into 10 power 5 पास्कल्स. याद रखने के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर का एक प्रेशर ऑन एन एवरेज आपके पास ये वैल्यू बनने होगी. ठीक है. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस सच क्वेश्चंस इन पेपर टू. अब है आगे वो आपसे बोलता है इन क्वेश्चन नंबर टू, स्टूडेंट यूजेस अ माइक्रोमीटर स्ट्रोकर्स टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर. ही फेल्स टू नोटिस दैट with the gauge fully closed the reading is not zero. ठीक है. State and explain whether the omission introduces the random error or a systematic error into the readings. Definitely ये क्वेश्चन आ सकता है. It would add a systematic error, क्योंकि अगर जीरो एरर है तो तमाम रीडिंग्स के अंदर आ रहा होगा, तो इट वुड अफेक्ट एंटायर डेटा. तो ये होगा आपके पास एक सिस्टमैटिक एरर. ठीक है. उसके बाद ये होता है एक्सप्लेन व्हाई द रीडिंग्स आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. ठीक है. तो आप इस पे लिखेंगे जीरो एरर would affect all the readings hence the result would not be accurate. अच्छा, सिस्टमैटिक एरर एक्सप्लेन में आप इस तरह लिखेंगे कि as the size of error is constant. रैंडम एरर में हमारे पास साइज ऑफ एरर कांस्टेंट नहीं होता. ठीक है. इट्स अ फ्लोटिंग साइज, प्लस माइनस में भी जा सकता है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है. यहाँ पे इट वुड बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक फिक्स साइज का एरर होगा आपके पास. ठीक है. चले आगे. इन क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोगों ने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है. द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सपोज टू act considered to act. ठीक है जी. अच्छा,
अगले पार्ट में, नाउ दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। अगले पार्ट में उसने बोला अ नॉन यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वर्ड एक्स वाई is 2.5 meter long and weighs 950 Newton. Force meters spring balance A and B are attached to the plank at a distance 0.4 meters from each end as illustrated. ठीक है, एंड से 0.4 मीटर के फासले पे 2.5 मीटर की टोटल लेंथ है, 950 इसका वेट है, नॉन यूनिफॉर्म है, और ईच साइड 0.4 के फासले के ऊपर आपके पास 2 न्यूटन मीटर लगे हुए हैं। When the plank is horizontal, force meter A records 570. Calculate the reading on the force meter B. अच्छा देखें, आपके पास अपवर्ड फोर्सेस में एक फोर्स हो गई है ये वाली जो कि 570 की है, एक रीडिंग ये होगी दैट इज F, और एक डाउनवर्ड फोर्स है जो कि इसका वेट होगा, हमें नहीं पता कहाँ से कर है लेकिन वो 950 है। तो मैं 950 में से अगर 570 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास द वैल्यू ऑफ फोर्स F आ जाएगी। कौन सी लॉजिक यूज कर रहे हैं, बैलेंस है ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो अपवर्ड फोर्सेस वुड बी इक्वल टू दी डाउनवर्ड फोर्सेस। तो 950 माइनस 570 वुड गिव अस 380 एग्जैक्टली। तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी जो दूसरे न्यूटन मीटर पे आ रही है दैट इज 380, ठीक है। अच्छा, उसने बोला ऑन फिगर 3.1 मार्क अ लाइकली पोजीशन फॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द प्लैनेट। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्ट प्रोबेबली कहाँ हो सकता है, आपके पास 570 मतलब पॉइंट जो आपके पास मीटर ए है, इट रिकॉर्ड्स अ ग्रेटर वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी वुड बी समवेयर ओवर हियर टुवर्ड्स फोर्स मीटर ए। अगर आपके पास यहाँ पे ज्यादा फोर्स आ रही होती तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ मौजूद होता, सेंटर पे अगर मौजूद होता तो दोनों के अंदर इक्वल फोर्सेस आ रही होती। आएगा समझ में, तो जहां ज्यादा आपके पास झुका हुआ है उसका मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट मीटर। आगे, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट एक्स ऑफ द प्लेन। पॉइंट एक्स कौन सा है, अच्छा पॉइंट एक्स ये है। तो देखिए हमारे पास पॉइंट एक्स के हिसाब से अगर मैं इसको पिवट कंसिडर करता हूँ, इफ आई कंसिडर दिस एज अ पिवट, तो मेरे पास एक फोर्स लग रही है दिस विच इज क्लॉकवाइज, एक ये वाली फोर्स विच इज क्लॉकवाइज, और एक वेट एक्ट कर रहा है विच इज एंटी क्लॉकवाइज एट एन अननोन डिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है एंड वेट एक्ट कर रहा है दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वेट इज 950 एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, जो मुझे नहीं पता। दूसरा, एक 570 की फोर्स लग रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 प्लस एक 380 की फोर्स लग रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है तो मतलब 2.5 में से 0.4 माइनस कर देंगे दैट्स 2.1, तो द वैल्यू वुड बी 2.1, ठीक है। यहां से मेरे पास दी डिस्टेंस आ जाएगा जहां पर वेट एक्ट कर रहा है एंड दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो जल्दी से जरा ये वैल्यू निकालिएगा। तो दिस इज 570 इंटू 0.4 प्लस 380 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाय 950, 1.08, तो 1.1 ये हो जाएगा आपके पास 1.1 मीटर्स। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ऐड नहीं हो रहे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर द करेक्शन। चलिए आगे वो आपसे कहता है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, वो कहता है कि अ स्टील बॉल ऑफ मास 73 ग्राम इज हेल्ड 1.6 मीटर अबव अ हॉरिजॉन्टल स्टील प्लेट एज इलस्ट्रेटेड,
ठीक है, एक स्टील बॉल है, उसका मास है 73 ग्राम्स, 1.6 मीटर की हाइट के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ पे है स्टील प्लेट। द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एंड इट बाउंसेस ऑन द प्लेट, रीचेज अ हाइट एच। यहाँ से गिरेगी, बाउंस करके एक हाइट एच पे जा रही है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल एज इट रीचेज द प्लेट, जब वो यहाँ पर पहुंच रही है। तो देखें, इनिशियली इट वॉज एट अ स्पीड जीरो, क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है। फाइनल स्पीड आपसे मांगी है, डिस्टेंस है आपके पास, दैट इज 1.6। एंड सिंस अंडर द ग्रेविटी मोशन है, तो ग्रेविटी की वैल्यू होगी या एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 9.81। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इन सारी चीजों को रिलेट करेगा, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। यहाँ पर बेटा यू स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास v की वैल्यू जाएगी ट्वाइस ऑफ 9.81 इंटू 1.6। अच्छा, वी स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने अंडर द रूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्पीड की वैल्यू निकाली 5.6, ठीक है, 5.6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये बोलते हैं एज द बॉल लूजेस कॉन्टैक्ट विद द प्लेट आफ्टर बाउंसिंग, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज 90% ऑफ दैट जस्ट बाउंस बिफोर बाउंसिंग। कैलकुलेट द हाइट टू विच द बॉल बाउंसेस, ठीक है। अच्छा देखिए, 90% का मतलब ये है, जब वो वापस जाएगा तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब mgh। अच्छा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इस पॉइंट पर, इट इज 0.9 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब वो फॉल किया था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो भी थी, उसका 0.9 टाइम्स कन्वर्ट हो रहा है mgh के अंदर। यहाँ से मैं रीबाउंड हाइट निकालूंगा। अब देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। 0.9 हाफ मास की वैल्यू आपको गिवन थी एंड दैट वाज 73 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, मास यहाँ पे अगर आप एज इट इज ना भी रखें, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी स्क्वायर था 5.6 का स्क्वायर, शुड बी इक्वल टू एम जी एच। एम जी की वैल्यू 9.81 एंड एच हमें चाहिए। मास की वैल्यू मैं इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो गई थी, ठीक है। अब आपके पास जो एच की वैल्यू आएगी वो इजीली यहाँ से आ जाएगी, ठीक है ना। तो एच की वैल्यू के लिए 0.9, 0.5, 5.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81। और जनाब मेरे पास ये वैल्यू आ गई मैथ एरर, नहीं 1.43 है तो 1.4 एग्जैक्टली। तो रीबाउंड हाइट है 1.4, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये बोलता है द स्पीड ऑफ द बॉल एज इट लीव्स द प्लेट आफ्टर बाउंसिंग, ठीक है। स्पीड ऑफ द प्लेट आफ्टर बाउंसिंग वो हमें चाहिए। देखिए, स्पीड ऑफ द प्लेट के लिए ठीक है, अब सिंस मेरे पास एम जी एच है, सॉरी एच है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द बाउंस, ठीक है ना, व्हेन इट वाज लीविंग द मेटल। तो वहां पे मैं सॉल्व करूंगा एम जी एंड एच की वैल्यू मैं रखूंगा इस दफा 1.4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाफ एम एंड वेलोसिटी की वैल्यू, अब ये वो वाली आ जाएगी जब वो प्लेट से ऊपर उठ जाता है, मास एंड मास दोबारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ 9.81 इंटू 1.4 अंडर रूट। तो बेटा ये वेलोसिटी की वैल्यू निकालिए, कितनी आ रही है आप लोग के पास। 5.24, 5.2,
ठीक है, और इनिशियली क्या थी, सॉरी जिससे वो हिट किया था दैट वाज 5.6। ठीक है, समझ में आने वाली बात है। अच्छा, उसके बाद ये बोलता है यूज योर आंसर टू ए एंड बी डिटरमाइन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द बाउंस। चेंज इन मोमेंटम निकालना। देखो, चेंज इन मोमेंटम आपके पास यहाँ पर आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन दी वेलोसिटी, राइट। अच्छा, अब क्योंकि मुझे यहाँ पर मैग्नीट्यूड से काम है, डायरेक्शन से नहीं है, तो नेगेटिव साइन अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव भी ले लेता हूँ, अपवर्ड नेगेटिव ले लेता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनरली हम लेकर के चलते हैं, मास है 73 ग्राम्स, तो मैं यहाँ पर 73 10⁻³ कर रहा हूँ, उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट किया। फाइनल माइनस इनिशियल है, तो अगर मैंने फाइनल वैल्यू को लेट से पॉजिटिव भी ले लिया है 5.2 अपवर्ड पॉजिटिव माइनस इनिशियल, इनिशियली इट वाज डाउनवर्ड तो नेगेटिव 5.6। ठीक है, दिस वुड गिव यू चेंज इन मोमेंटम। जैसे मैंने कहा कि अगर आप डायरेक्शंस ये ना लेते, डाउनवर्ड नेगेटिव ले लेते, अपवर्ड डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेते, अपवर्ड नेगेटिव ले लेते, तो आंसर आपका डिफरेंट साइन में आता, लेकिन साइन को हम डिसरिगार्ड कर देते। 0.2 आपके पास आंसर आता है, 0.2, सॉरी 0.8। एक मिनट, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, एक दफा दोबारा कैलकुलेट करो बच्चों। 5.2 -6, 0.8 आ रहा है मेरे पास आंसर। एक दफा अपना आंसर चेक कीजिएगा बेटा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोलता है विद रेफरेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कमेंट ऑन योर आंसर टू सी। जितना चेंज इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, देयर टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन क्या रहता है, कंजर्व रहता है, राइट। अच्छा, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, जितना चेंज इन मोमेंटम इन क्या कहते हैं स्टील, सॉरी इन द बॉल आ रहा है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द बाउंस, उतना ही आपके पास चेंज इन मोमेंटम इन दी स्टील प्लेट आ रहा होगा। इवेंचुअली मोमेंटम उनका दोनों का फिर कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है, स्टील प्लेट would have equal and opposite change in momentum as that of the ball. Hence, the combined momentum, या टोटल मोमेंटम को बड़ा यूज कर सकते थे, would be conserved। ठीक है जी? अच्छा जी, चले मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वो कहता है सम गैस इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर बाय मींस ऑफ अ मूवेबल पिस्टन एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 5.1। State how for this mass of gas the following changes may be achieved. Increase its gravitational potential energy। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गैस की इस मास की कैसे अचीव की जा सकती है, अगर हम गैस को वर्टिकली या फिर खुद सिलेंडर को वर्टिकली लिफ्ट कर दें। ठीक है ना, तो लिफ्टिंग इट वर्टिकली अपवर्ड्स, लिफ्टिंग द गैस, या फिर सिलेंडर, जब सिलेंडर मूव होगा वर्टिकली अपवर्ड्स तो डेफिनेटली गैस उसके साथ साथ जा रही है वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, डिक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी में कैसे कमी आएगी। देखें, अगर हम पिस्टन को आउटवर्ड जो है ले जाते हैं,
तो देयर वुड बी अ लेसर कोलिजन, ठीक है ना, लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा, इंटरनल टेम्परेचर वो डिक्रीज होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली हम लिखेंगे मूव द पिस्टन आउटवर्ड्स। अच्छा, उसके बाद ये बोलता है इंक्रीज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इस गैस को कंप्रेस कर देता हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब आएंगे। ठीक है, सो वुड दे वुड बी एन इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उन दोनों के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस कंप्रेस द गैस। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत ही सिंपल सी जो बातें थी। चलिए, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ एएस सिलेबस, तो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा सवाल है। चलिए, वो आपसे कहता है फिगर 7.1 ए एंड 7 पॉइंट एंड बी शो प्लेन वेवफ्रंट्स अप्रोचिंग नैरो गैप एंड वाइड गैप्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑन फिगर 7.1 ए बी draw three successive wavefronts to represent the wave after it has passed through each gaps। ठीक है, दोनों में फर्क होगा, दोनों में डिफ्रैक्शन होगी, लेकिन दोनों में जो डिफ्रैक्शन का अमाउंट होगा वो डिफरेंट होगा। बस ख्याल इस चीज़ का करना है हमने कि जब हम ये वेवफ्रंट्स बना रहे होंगे तो हमने जो इनका डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट उतना ही रखना है जितना आपके पास डिफ्रैक्शन से पहले था। ठीक है, क्योंकि डिफ्रैक्शन में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास वेव लेंथ चेंज नहीं होती। सो दिस वुड बी कुछ इस तरह का पैटर्न फ्रॉम फर्स्ट फिगर। अच्छा, सेकंड वाले में आपके पास लेसर डिफ्रैक्शन होगी एंड वेवलेंथ अभी भी चेंज नहीं हो रही है इसकी। तो कुछ थ्री वेवफ्रंट्स बनाने को बोले थे तो हमने थ्री वेवफ्रंट्स। जी, ये बात सिर्फ उसने 5 नंबर के लिए दी आपको। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, ये स्ट्रेट लाइंस इसकी बड़ी होनी चाहिए, यहाँ से ही कर्व पाथ होगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। इस बात के आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलें, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का ये एक ग्रेडिंग का सवाल है। चलिए, वो कहते हैं लाइट फ्रॉम लेजर इज डायरेक्टेड नॉर्मली एट अ डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग एज इलस्ट्रेटेड। ठीक है, आगे वो आपसे कहता है कि द डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर स्केल marked in degrees. The reading on the scale for the second order diffraction beams are 136 and 162। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए आपके पास जो रीडिंग है दैट इज 136 एंड 162। द वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइट इज 630 नैनोमीटर्स। ठीक है, अच्छा, उसने आपसे यहाँ पे कहा है कि कैलकुलेट द स्पेसिंग ऑफ द स्लिट्स। ठीक है, देखें, स्पेसिंग, यहाँ आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आपको डी मालूम करना है, स्पेसिंग ऑफ द स्लिट्स। आपको वेवलेंथ दे रखी हुई है दैट इज 630 नैनोमीटर्स। ऑर्डर नंबर सेकेंड है। अब यहाँ पे जो एक कंफ्यूज करने वाली बात है सिर्फ दैट इज एंगल। अब देखिए, इट इज इक्वली गुड, वो जो हम एमसीक्यूज वगैरह में देखते हैं कि ग्रेडिंग के बाद आपके पास जो रेज जा रही होती है उसके दरमियान का एक एंगल के बनता है। यहाँ पे उसने उनकी वैल्यूज बताई, तो जो एंगल होगा दैट वुड बी 162 माइनस 136। आप इन दो वैल्यूज को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू आएगी। सेकंड ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर
ऑन दी एक्सिस बिलो, ठीक है ना। लेकिन आपको सिंस ये वाला एंगल चाहिए सिर्फ फ्रॉम द सेंट्रल जीरो, तो आप इसी वैल्यू को डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ से एंगल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वैल्यू ऑफ एंगल इज 26 डिग्रीज, ठीक है। अब आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला फॉर्मूला डी साइन थीटा एन लैम्डा ये लगा देंगे। तो डी की वैल्यू आपको चाहिए थी, एन की वैल्यू इज 2, लैम्डा इज 630 इन 10⁻⁹ साइन 26। अच्छा 13 आफ्टर डिवाइडिंग, सॉरी, ठीक है, दिस इज 13, तो यहाँ पर भी हम इसको फिर 13 कर देंगे, ठीक है, 13 सही है। तो अब यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल लो इजीली, तो ये दिस वुड बी 2 630 10⁻⁹ एंड साइन ऑफ 13। मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 5.6 10⁻⁻5.6 माइक्रोमीटर्स, एग्जैक्टली 5.6 माइक्रोमीटर्स, 5.6 10⁻⁶। उसके बाद ये बोलते हैं सजेस्ट वन रीजन व्हाई द फ्रिंज पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट पासिंग थ्रू अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज ब्राइटर देन दैट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम सोर्स विद डबल स्लिट। तो डबल स्लिट के अंदर ऐसा होता है कि हमारे पास दो स्लिट्स में से जो रेज आ रही होती है वो इंटरफेयर करती हैं। इन ग्रेटिंग वी हैव मल्टीपल स्लिट्स, मल्टीपल इंटरफेरेंस, तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है इट इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट इन दी डबल स्लिट्स, ठीक है। लेकिन एक नंबर के लिए है तो सिंपल हम इस तरह लिखेंगे एज ग्रेटिंग एज मल्टीपल स्लिट्स hence multiple interference at one point, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आएगा। देखें टू सोर्स में आपके पास दो रेज आकर के इंटरफेयर कर रही थी, जबकि आपके पास इन अ ग्रेटिंग एक ही पॉइंट के ऊपर वी हैव मल्टीपल स्लिट से जो रेज आ रही थी वो इंटरफेयर करके तो वो मच ब्राइटर बना दी। आई वो समझ में, चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the question says a student has available some resistors each of 100 ohms. Draw circuit diagrams, one in each case, to show how a number of these resistors may be connected to produce a combined resistance of 200. ठीक है, 200 की रेजिस्टेंस बनानी है आपको, और आपके पास एक रेजिस्टर 100 का है, तो भाई दो पैरेलल में, दो सीरीज में लगा देंगे। हमारे पास ये क्या कहते हैं 200 हो जाएगा। तो ये था, हमने ऐसा पैरेलल सीरीज में लगा दिया इसके साथ, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूंगा फॉर 200 तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा 50 का मतलब ये है कि आपने 100 एंड 100 के दो पैरेलल में लगा दिए, तो ये हो गया आपके पास पैरेलल में। जब आप लगाएंगे तो कंबाइंड रेजिस्टेंस इनकी हाफ हो जाएगी, तो वो बन जाएगी 50। अच्छा उसके बाद ये बोलता है 40, नाउ दैट्स अ डिफरेंट वन, ठीक है जी। आप 40 वाला कैसे लगाएंगे? अगर मैं एक 200 मतलब दो इन पैरेलल लगाऊं तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी, अ, इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200, ठीक है। अच्छा उसके अलावा मैंने क्या किया, एक 100 का इसके साथ पैरेलल लगा दूं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एक दफ़ा कैलकुलेट करके देखें क्या वो 40 बन रही है। प्रोडक्ट ओवर सम करेंगे इजीली आ जाएगा।
आप लोग मुझे बता रहे हैं इज इट 40? अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने कहा 200 और 100, नहीं तो ये 40 नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दिस वोंट वर्क। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीकेकार क्या हो सकता है? दिस इज नॉट वर्किंग। अच्छा, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 100। ठीक है, 100 एंड 100 पैरेलल लगाता हूँ तो दैट विल बी 50, और मुझे वैल्यू चाहिए 40 की। इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रोडक्ट 300 तो ये वाला तो मेथड हमारे पास, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चला, एंड थोड़ा सा वियर्ड कॉम्बिनेशन होगा लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? तो देखिएगा, मैंने क्या किया, अगर मैं लेट्स से कि 5, 4 मेरे पास। ठीक है जी। Okay. अगर मैं इन 5 को पैरेलल में लगाता हूँ तो इसका जो कंबाइन इफेक्ट होगा दैट वुड गिव अस अ वैल्यू ऑफ 20, ऐसा ही है, ये तो हम जानते ही हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा कि इसको हमने जब 500 ओम के रेजिस्टर्स को मैं पैरेलल के अंदर प्लेस करूंगा तो उनका कंबाइन होगा 20। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। मैंने इसी कॉम्बिनेशन को, सिमिलर कॉम्बिनेशन को सीरीज में ऐड कर दिया, दैट वुड बिकम 40। तो थोड़ा सा वियर्ड था लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। सो ये कॉम्बिनेशन वुड गिव मी अ रिजल्टेंट ऑफ 40। ठीक है, तो चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसने आपसे कहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर शोन इन फिगर 8.1 इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, द पावर डिसिपेशन इन 100 ohm resistor is 0.8, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। देखें, अगर इसकी पावर जो है वो आपको दे रखी भी है 100, और आपको करंट चाहिए, तो इसमें से जो करंट जा रहा होगा वही टोटल सर्किट का करंट होगा। अब पावर, रेजिस्टेंस और करंट को जो रिलेट करता है हमारे पास, दैट इज पी इज टू आई स्क्वायर आर। मैं इस रेजिस्टर की पावर से इसका करंट निकालूंगा, और वही करंट की वैल्यू जो है वो मेरे पास, अच्छा पावर की वैल्यू 0.81, सॉरी मैंने इसी को दोबारा लिख दिया, 0.81। तो 0.81 आई स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट वुड बी 0.81 डिवाइड बाई 100 अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो मुझे बताइएगा, अंडर रूट 0.81 ओवर 0.09। ठीक है, so that is the current through this resistor and that is the total current as well, 0.09 एम्पियर। उसके बाद ये बोलते हैं पावर डिसिपेटेड इन ईच 25 ओम रेजिस्टर। देखिए, ये जो दो रेजिस्टर्स है ना, 25 इक्वल वैल्यूज के लगे हुए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो करंट की डिवीजन होगी ये हाफ एंड हाफ हो जाएगी। तो इन दोनों में से जो करंट जा रहा है दैट इज 0.09
045, राइट। तो अब पावर आप किस तरह निकालोगे, आप निकालोगे अगेन आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से। आई की वैल्यू इस वक्त हो गई 0.045 का स्क्वायर, एंड आर की जो वैल्यू है दैट इज 25। तो यहाँ से आपके पास पावर की वैल्यू आएगी, जल्दी से निकालेंगे, 0.045 का स्क्वायर इंटू 25, 0.05 आ रहा है मेरे पास, ऐसे ही है। ठीक है, 0.05 वॉट पावर इन ईच ऑफ द 25 ओम रेजिस्टर। ओके, चले। अच्छा, ये थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, लेकिन इसको पढ़ के देख लेते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ का ग्राफ है जो कि हम एएस के अंदर नहीं पढ़ते, ए टू के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी सवाल को देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहे थे रेडिएशन फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स इज डिटेक्टेड यूजिंग एन apparatus illustrated in figure 9.1। एल्यूमिनियम शीट रखी हुई है, यहाँ पे 6 मिलीमीटर का फासला है। डिफरेंट थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर। द काउंटेड इज ऑब्टेन्ड फॉर ईच थिकनेस। अच्छा, ये काउंट, अच्छा ठीक है, लेकिन हाफ लाइफ का नहीं है, कुछ वैसे ही लग रहा था। फिगर 9.2 shows the variation with thickness x of the aluminium। थिकनेस को बढ़ाते चले जा रहे हैं एल्यूमिनियम की। वी ऑल नो दैट फ्रॉम आवर ओ लेवल्स बीटा पार्टिकल कैन बी स्टॉप्ड बाय अ सर्टेन थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम शीट। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल थिकनेस रखेंगे, एल्यूमिनियम शीट की थिकनेस बढ़ा रहे हैं, एंड यहाँ पे वो काउंटेड मेजर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो थिकनेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, नहीं, हाफ लाइफ नहीं आएगी, हाफ लाइफ नहीं आएगी, हाफ लाइफ इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, वो A2 के अंदर हम लोग कवर कर रहे थे। तो हमने कहा जैसे जैसे थिकनेस हम बढ़ा रहे थे एल्यूमिनियम शीट की, वैसे वैसे काउंट रेट कम हो रहा था, और एक पॉइंट पर आकर के बिल्कुल ही कांस्टेंट वैल्यू हो गई थी। ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, वो देखते हैं। सजेस्ट व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सोर्स। अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज तो खैर हमने यहाँ भी पढ़ी है। तो अल्फा पार्टिकल कैन बी स्टॉप्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर। तो even a very small thickness, even a very less thickness of aluminum would stop alpha from being detected. सही ना। तो suggest why it is not possible to detect the presence of alpha। तो हम लिखेंगे alpha can be stopped या blocked by thin sheet of paper, hence it won't pass through aluminum sheet। तो अगर अल्फा है भी तो हमें पता नहीं लग सकता, क्योंकि अगर मैं बहुत थोड़ा भी थिकनेस रखता हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा। एल्यूमिनियम के बगैर अगर कोई रीडिंग आ रही है तो वहां से मैं अंदाजा लगाऊंगा। State the evidence provided on figure 9.2 for the emission from the sources beta and gamma। बीटा की इस तरह एविडेंस है कि आप, बीटा का एविडेंस ये है कि बीटा वहां पे मौजूद है, कि जैसे जैसे आप थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम बढ़ा रहे थे, तो बीटा का जो काउंट्रेट है इवेंचुअली वो डिक्रीज हो रहा था। तो इसका मतलब कि वहां पे बीटा पार्टिकल थे जो कि ब्लॉक हुए चले जा रहे थे। तो पहले इसको लिख लेते, उसके बाद गैमा की बात करेंगे। हम लिखेंगे एज दी thickness was increased, the count rate was affected, showing the presence of beta, showing the presence of beta। ठीक है। गैमा रेडिएशन के बारे में कैसे पता चलेगा, देखें। इवन व्हेन आपके पास देयर वाज अ कंप्लीट डिक्रीज ऑफ बीटा, मतलब इसके बाद अब मजीद बीटा, मतलब बीटा सारे के सारे रुक चुके थे, मुझे ऐसे पता चल रहा है कि काउंट रेट जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया।
द कांस्टेंट काउंट रेट, वो मुझे ये बात बता रहा है कि सिर्फ बीटा नहीं था, बीटा के अलावा और भी था। अब वो क्या, और क्या हो सकता है, गैमा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इवन व्हेन द बीटा स्टॉप द काउंट रेट बिकम्स कांस्टेंट। हाँ, तो देखो, गैमा इफेक्ट नहीं होगी। और वो कैसे पता चल रहा है कि इवन एट द हाईएस्ट थिकनेस 5 मिलीमीटर, इवन आफ्टर दैट द काउंट रेट वाज नॉट जीरो। तो इसका मतलब ये है कि इट वाज काउंटिंग द इमिशन ऑफ गैमा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, even when all of gamma, all of beta was blocked, the count rate was not zero, showing the presence of gamma rays। ठीक है जी। एंड यहाँ पर हमारे पास ये पेपर जो है वो खत्म।